सो डियर गाइस, आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर, नए टॉपिक के साथ, किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले मैं आपको बताऊं, शुरू करने से पहले पहले वीडियो आपने देखा होगा, मुनेरा किंगडम का था। मैंने उसमें आपको कुछ सैलिएंट फीचर्स बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण लक्षण बताए थे कि क्या क्या लक्षण होते हैं, तब हम उसको मुनेरा जगत में रखेंगे या मुनेरा जगत के एनिमल्स को हम कैसे पहचानते हैं, एट्सेट्रा। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो मैं जो अभी बना रहा हूँ आपके लिए, जिसको आपके सामने शो करने वाला हूँ, जिस टॉपिक में मैं, ये बहुत अच्छे से और क्लियरली आपको समझ में आएगा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर पढ़ रहे हैं, जो आर.एच. विटकर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आर.एच. विटकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें से सेकंड जो किंगडम के रूप में आपको पढ़ने को भी मिल रहा है, ये हो रहा है सेकंड किंगडम। काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये किंगडम। इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है ये किंगडम क्योंकि ये वही किंगडम है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को एक साथ रख दिया गया है। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। अर्थात ये एक ऐसा किंगडम है जिसको आप डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। मैं इसको शुरुआत में लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा। डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। डस्टबिन तो जानते ही हैं सभी, किसी से छुपा थोड़ी ना। अर्थात वर्गीकरण का कूड़ादान है ये, क्योंकि इसमें एनिमल का भी और प्लांट का भी कैरेक्टर है। किसका किसका कैरेक्टर है? एनिमल और प्लांट का भी कैरेक्टर है। तो चलिए फटाफट मैं शुरू करता हूँ, आपको कैरेक्टर की ओर ले जाऊँगा। लेकिन कैरेक्टर्स में जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितना भी प्रकार के यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर एनिमल्स है, उन सबको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। कैसे एनिमल्स को रखा गया है? जितने भी प्रकार के यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ठीक है, इन सबको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। क्लियर है? भले ही 5 जगत वर्गीकरण में इसका नाम आता है किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन ये क्लियर है कि आज भी ये इसकी सीमाएं, इसमें पाई जाने वाली एनिमल्स की जो लिमिटेशंस है वो डिसाइड नहीं की गई है, निर्धारित नहीं की गई, डिटरमाइंड नहीं है ये। ठीक है, इसीलिए इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। कूड़ादान है ये वर्गीकरण का, जिसमें पादप और जंतुओं दोनों का कैरेक्टर वाले एनिमल है। प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया था, E.H. हैकल ने किया था। ठीक है, प्रोटिस्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? E.H. हैकल ने किया था। तो इस नेम को भी याद रखिए आप लोग। E.H. हैकल के द्वारा 1866 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके आधार पर अब तक इस किंगडम में लगभग 50,000 एनिमल स्पीसीज़ और को इसमें रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 20,000 एनिमल स्पीसीज़ डिस्टिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सारे जगह मिलने वाले एनिमल्स के रूप में होंगे। गीली मिट्टी में मिलेंगे, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं के बीच में मिलेंगे। ठीक है, ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब कहीं भी मिल सकते हैं ये आप। ठीक है, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको बेसिकली इसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले टॉपिक मैं लेता हूँ यहाँ से कैरेक्टर्स के रूप में, साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मुनेरा। ठीक है, तो कैरेक्टर में हम लोग अगर आते हैं तो हमको ये मिलता है कि अगर एक कोई जूलॉजिस्ट है, कोई जीव वैज्ञानिक है, तो उनके लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा है, वही दूसरे एनिमल के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे साइंटिस्ट के लिए, अदर पर्सन के लिए एक पादप हो सकता है।
क्लियर है। तो इसमें आपको जैसे क्राइसोफाइटा है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन्स है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको आगे जो बताऊंगा वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं सीधे चाहता हूँ कैरेक्टर में साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो काफ़ी सरल सरल से कैरेक्टर इसमें मिलते हैं। मैं कैरेक्टर में फटाफट जाता हूँ। फर्स्ट है, इसमें मैंने पहले ही लिख दिया था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ। यूनिसेलुलर है और कैसा है, यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर एक यूकैरियोटिक एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जलीय जीवों को इस श्रेणी में रखा गया है। सेकंड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड कैरेक्टर में इसमें जो सेलवाल होता है वो सेलवाल कि अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। देखिए अब यहीं से शुरू हो रहा है गणित। सेलवाल प्रेजेंट और अब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट और प्रेजेंट। सेलवाल अर्थात प्रेजेंट है तो वो पादप के समान लक्षण को दर्शाएगा, प्लांट के समान कैरेक्टर को दर्शाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो एनिमल के समान कैरेक्टर को दर्शाता है। ठीक है, इसमें किसी किसी की जो सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उदाहरण अगर में अब जाएंगे, किसी किसी की जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इससे एग्जाम्पल में अगर आप जाएंगे तो ये होगा यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिक्स वो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज अर्थात विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक जो इसके शरीर में पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक नेचर के होंगे। अर्थात इसके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी एटसेट्रा, ये प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट है इसलिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की मैं बात करूं तो इसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो कंप्लीट पैक्ड अर्थात हिस्टोन प्रोटीन विथ पाया जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन युक्त डीएनए की संरचना इसमें मिलेंगी आपको। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन इसमें होता है क्या बोलते हैं उसको, सीलिया। किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है या फ्लैजिला के द्वारा होता है। सीलिया मतलब पक्ष, फ्लैजिला मतलब कसाभिका, फ्लैजिला के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। अरेंजमेंट ये 9+2 की माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था उपस्थित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं तो ये होगा न्यूट्रिशन में जाता हूँ। न्यूट्रिशन इसमें जो होता है इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन होंगे, क्योंकि ये इसमें शुरू में भी पढ़ लिए आपने, इसको क्या कहा गया, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का कूड़ादान कहा गया। एनिमल प्लांट दोनों हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है इसमें। मैंने कहा कि इसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टर हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन करने वाले होंगे, स्वपोषी पोषण करने वाले होंगे। हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले भी होते हैं, स्वपोषी पोषण करने वाले भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत ही आता है सैप्रोफाइटिक, और इसी में और मिलेगा आपको क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट एटसेट्रा। ठीक है, परजीवी प्रकार का पोषण, सैप्रोफाइटिक मित्रोपजीवी प्रकार का पोषण, इस प्रकार का पोषण इसमें हो सकता है या होता है, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। होता है कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कैरेक्टर में मैं जाऊँ तो मैं आपको बताऊँगा इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग
रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या मिलता है, इसमें भी चूँकि यूकेरियोट है तो इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। मैं ऐसा इस प्रकार से बता देता हूँ आपको इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक और असेक्सुअल मतलब होता है अलैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो इसमें संपन्न होती है, ठीक है, वो तो आप जानते हैं कि इसमें लैंगिक जनन के लिए जनन अंग विकसित होता है। ठीक है ना, क्या होता है, विकसित होता है। इसमें विकसित होता है का मतलब इसमें कुछ ऐसे गैमेट बनते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट बनाता है। दोनों के कंजुगेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 2n अवस्था वाला कोशिका बनती है इसमें। ठीक है, समझ में, मतलब दो युग्मक बनेंगे, एक जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा, चल बोलते हैं इसको, मूवेबल बोलते हैं इसको, और जो मादा गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, वो बड़ा होगा, इसको नॉन मूवेबल बोलते हैं, अचल बोलते हैं, और बड़ा होता है ये छोटा और चल, ये बड़ा और अचल होता है। ठीक है, इससे जाइगोट या युग्मनज बनता है। अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें काफ़ी सारे एनिमल आते हैं वर्गीकरण के हिसाब से, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं इसमें फिजन के द्वारा होता है। फिजन मतलब आप कह सकते हैं विखंडन के द्वारा भी हो सकता है, सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, सिस्ट फॉर्मेशन पुटिभवन बोलते हैं जिसको हम लोग, बाइस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है, बडिंग के द्वारा भी हो सकता है, मुकुलन के भी द्वारा हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे कैसे और किस किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, और अनेकों एनिमल मिलेंगे इसमें, तो अनेकों एनिमल में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेशन हो सकता है, मिल सकता है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे ये हो गया इसके सैलिएंट फीचर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर है। आपको प्रोटिस्टा जगत में ये कैरेक्टर याद रखना चाहिए। जैसे नीट वगैरह की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बात करता हूँ। अगर क्लासिफिकेशन में मैं जाऊं तो लक्षणों के आधार पर, जो कैरेक्टर अभी आपने पढ़ा उसके आधार पर इसको हम कुछ समूह में बांट सकते हैं, 3 समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में अगर मैं जाऊं तो इनको किस आधार पर, जो उपरोक्त जो लक्षण हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वो कैरेक्टर और साइलेंट फीचर्स, ठीक है, इसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, इसके 3 ग्रुप देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। सेकेंड इसमें ग्रुप में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड, मतलब इसको बोलते हैं स्वपोषी प्रोटिस्ट, और इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड मतलब औपंग कवक, स्लाइम मोल्ड औपंग कवक। और नेक्स्ट और थर्ड इसमें आखिरी आता है, इसको बोलते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कहेंगे इसको। क्लियर है, तो ये हो गया इसके 3 वर्गीकरण, किसके आधार पर, उपरोक्त जो लक्षण पढ़े उसके आधार पर 3 प्रकार में हमने बांट दिया इसको। ठीक है, अब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, सवाल उठता है ना। अच्छा, मैं इसको पहले डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट का मतलब होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ऐसा लिख देता हूँ मैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन का निर्माण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा सिंपली। ठीक है, ये जो मतलब इसमें जितने भी एनिमल मिलेंगे सब में स्वपोषी प्रकार का पोषण देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ और फाइलम में बांट सकते हैं या संघ में बांट सकते हैं और ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है डायनोफ्लैजिलेट्स डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। दूसरा इसमें होता है डायटम्स बोलते हैं इसको। और तीसरा इसमें होता है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, अर्थात इसको यूग्लिना के समान जीव भी कहते हैं। अब इसका देख लेते हैं स्लाइम मोल्ड का। उसके बाद ये जो जगह छोड़ा हूँ मैं, इसमें कुछ बताने के लिए छोड़ा हूँ। स्लाइम मोल्ड में जो होता है,
इसको भी स्लाइम मोल्ड का मतलब होता है इसमें जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है वो और कोशिका भित्ति विहीन जीव जो जीव द्रव्य होता है वो अनियमित आकार से बने तो रहते हैं, केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। प्रारंभ में क्या होता है, चारों तरफ कोई भित्ति नहीं होते, लेकिन बाद में वयस्क अवस्था जब आती है, एडल्ट स्टेज इसकी आती है, तो उसमें हाँ चिपचिपे कहना चाहिए म्यूकस जैसे उसमें पदार्थ चिपके हुए मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है औपंक कवक। ठीक है, इस एक औपंक की एक स्तर कोशिका होती है। ठीक है ना, औपंक मतलब कीचड़ जैसे एक संरचना होती है, इसमें चिपचिपी थिकनेस वाली होती है, तो ये कहलाता है स्टिकी होती है, तो ये कहलाएगा स्लाइम मोल्ड अर्थात औपंक कवक। ठीक है, इसमें जो औपंक कवक आते हैं इसमें हम लोग दो भागों में इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होता है अकोशिकी औपंक कवक। अकोशिकी मतलब होता है असेल्यूलर, और दूसरा होता है ए और दूसरा इसमें होता है सेल्यूलर। ठीक है, इस प्रकार का। और थर्ड इसमें आता है क्लासिफिकेशन में लक्षण के आधार पर प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ये जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट इसमें प्रकाश संश्लेषी के लिए तो नहीं होते, मतलब ये क्लोरोफिल लेस होते हैं, माइनस क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक है, एक उसकी जीव ये भी होते हैं। इसके चारों तरफ स्पेशल कैरेक्टर में हमको मिलेगा पेलिकल नामक एक आवरण होता है, पेलिकल नामक एक आवरण होता है। और स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, सबसे बाहर एक चिपचिपे स्टिकी पदार्थ होते हैं, चारों तरफ चिपचिपे पदार्थ होते हैं ना। इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसा बोलेंगे। ये क्लियर हो गया आपका, क्लियर है। अब ये जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होता है इसमें भोजन को निगल कर ग्रहण करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, तो इसको भी कुछ संघों में बांटते हैं, इसको भी कुछ ग्रुप में बांटते हैं। वो ग्रुप कुछ इस प्रकार का है। पहला ज़ूफ्लैजिलेट्स, ज़ूफ्लैजिलेट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सार्कोडाइन बोलते हैं इसको, सार्कोडाइन। थर्ड इसमें जो होगा स्पोरोजोअन्स, एंड देन लास्ट डी सिलिएट्स। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन जो दिखाई दे रहा है इसके बेस पे मैं कुछ कुछ बताने का आपको प्रयास करूंगा। इसमें जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं फर्स्ट में आते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा में। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मुख्यतः समुद्र की प्राणी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले एनिमल होते हैं ये। ठीक है, इसमें जो पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं वो आधारी भाग पीले, हरे, भूरे, नीले, ऐसा लाल, मतलब कलरफुल टाइप का। कलरफुल एक में होगा तो कलर सारे रंग होंगे तो कलरफुल, अलग अलग है तो अलग अलग रंगों में पाया जाता है, ऐसा कहेंगे। इनकी कोशिका भित्ति में बाहर की तरफ सेलुलोज की बनी हुई पट्टिका पाई जाती है, सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। इसमें दो कशाभिका होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, दो कशाभिकाएँ होते हैं। तो कैसे लिखूँ मैं इसको, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, कई कलर में हो सकते हैं, मैनी कलर में हो सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है। कशाभिका इसमें जो होती है टू फ्लैजिलेट्स होते हैं, टू फ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्लियर है। संख्या में बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये पूरे समुद्र में आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, लाल रंग की तरंगे के रूप में दिखाई देता है ये। ठीक है, बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव के कारण फीसेस और दूसरे अदर एनिमल्स है वो मर जाते हैं। उदाहरण इसमें मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स में गोनियोलैक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है गोनियोलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायटम्स। डायटम्स के बारे में बहुत बार सवाल किया जाता है कि डायटम्स है क्या। इसी को हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइटा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डायटम्स को क्राइसोफाइटा कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। डायटम्स का नाम मैंने अभी बताया, क्राइसोफाइटा। ये जो क्राइसोफाइटा होता है इसकी एक विशेषता होती है, इसको बैसिलेरियोफाइटा भी कहते हैं, बैसिलेरियोफाइटा भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। इसको डायटम्स को क्या क्या कहते हैं, इसके अदर नेम्स है, इधर लिखता हूँ, बैसिलेरियोफाइटा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया गोल्डन एल्गी बोलते हैं इसको।
स्वर्ण शैवाल बोलते हैं इसको, ठीक है। पैपनस वाली प्रजाति, इसमें पैपनस नामक साइंटिस्ट ने दो जगह वर्गीकरण किया था, उसमें इसको एक प्रभाग क्राइसोफाइटा में रखा था, इसीलिए इसका नाम पड़ता है, क्राइसोफाइटा भी पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सुनहरे शैवाल के रूप में आते हैं, स्वच्छ जली होते हैं, लवणी जल में रहने वाले एनिमल्स के रूप में होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है साबूदाना की तरह होता है, उस साबूदाना जैसे आवरण से आच्छादित रहती है, ढकी हुई रहती है। सिलिका प्रेजेंट होता है इसमें। ये क्या होता है, जब इस सारे डायटम्स मृत हो जाते हैं तो अपने परिवेशवासी स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, एक जगह कलेक्ट हो जाता है। करोड़ों वर्ष में जमा होने के बाद उस बने हुए नए अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है डायटमी मृदा से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि मृत डायटम्स अपने परिवेश में जिस जगह पर रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशेष छोड़ देते हैं, करोड़ों वर्षों के बाद जमे हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं, ठीक है। वो ग्रेनुलर होने के कारण उस मृदा का उपयोग हम लोग पॉलिश के रूप में कर लेते हैं, तेल सिरप के क्या बोलते हैं वो निश्चंद करने में कर लेते हैं उसको, ठीक है। साथ ही समुद्र के प्रमुख उत्पादक के रूप में इसकी गिनती करते हैं, ठीक है। ये हो गया डायटम्स, डायटमी मृदा के रूप में इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोफाइटा। सिंपल है यूग्लिनोफाइटा। डायटम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जो मिलता है क्या बोलते हैं उसको, पेनुलेरिया, ये एक एग्जाम्पल है पेनुलेरिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं एक लिख रहा हूँ। यूग्लिनोफाइटा में सिंपल है यूग्लिना। यूग्लिना तो सभी ने देखा होगा, देखा है नहीं, बहुत कॉमन सी प्रकार की संरचना बनती है इसमें यूग्लिना में, इस प्रकार की ऐसा संरचना बनी हुई रहती है यूग्लिना, ठीक है। यहाँ पर आपको अंदर की ऐसे केंद्रक से इस प्रकार की ऐसा फ्लैजिला निकली हुई दिखाई देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका यूग्लिना, ठीक है। बीच बड़ा सा केंद्रक दिखाई देता है। ये संरचना आपने देखी होंगे, बहुत कॉमन सी स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस संरचना को आपने देखे ही होंगे, इस प्रकार की अवस्था में आपको मिलेगा, ठीक है। यूग्लिना, यूग्लिनोफाइटा इसमें नाम आता है। नेक्स्ट आता है यूग्लिनाइड बोल सकते हैं इसको। फिर आता है स्लाइम मोल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं औपंग कवक। औपंग कवक का मतलब होता है मृत प्रोसी प्रोटिस्टा है। ये सेप्रोफाइटिक प्रकार का होता है। ये कैसे होता है, सेप्रोफाइटिक प्रकार का होता है, ठीक है। जिस जगह पर सड़ी गली टहनी पत्ती मिलता है ना, उस जगह पर ये ज़्यादा मिलेंगे, उसी पदार्थों का ये भक्षण करता है। सेप्रोफाइटिक प्रकार का होता है ये। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो ये समूह बनाते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो काफ़ी लंबी हो सकती है ये। और प्रतिकूल परिस्थिति अगर रहे तो उस दौरान ये अलग अलग हो जाएंगी, बिखर जाएंगी और स्पोर जैसे फलनकाय बना लेती है। बीजाणु के रूप में अलग अलग रहकर वायु के साथ में गति करने वाला एनिमल्स के रूप में ये रहता है स्लाइम मोल्ड, औपंग कवक। दो भागों में इसको बांटा जाता है, एसेल्युलर और सेल्युलर। कितने भागों में बांटा गया इसको, सेल्युलर और एसेल्युलर। असेल्युलर का मतलब होता है अकोशिकी, सेल्युलर का मतलब होता है इसको मिक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं इसको। एसेल्युलर को क्या कहते हैं, इसका और अदर नेम है मिक्सोमाइसिटीज, इसको मिक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं, याद रखेंगे मिक्सोमाइसिटीज, ठीक है। औपंग कवक को बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो आता है वो कुछ इस प्रकार का नाम आता है, फाइसेरम, ठीक है। और नाम में अगर बोलें तो स्टीमोनाइटिस इसमें एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में मिलेगा, ठीक है। अकोशिकी है, मतलब बहुकेंद्रक जीवद्रव्य के रूप में पाया जाता है। इसमें 2n अवस्था इसमें प्रेजेंट होती है, एट्सेट्रा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इसके। उसके बाद में आता है सेल्युलर। सेल्युलर को हम लोग बोलते हैं एक्रेसियोमाइसिटीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसका और नेम है एक्रेसियोमाइसिटीज, ये भी बोलते हैं, एक्रेसियोमाइसिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये अमीबा जैसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और दूसरे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं उसको फैगोसाइटिस प्रक्रिया के द्वारा भक्षण करते हैं, उसका उस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये ग्रुप में भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
प्रकृति में जो बिल्कुल फास्ट या प्रीमिटिव या प्राथमिक प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोवन का मतलब क्या होता है जानते हो? प्रोटोजोवन का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक होता है प्रोटोस। प्रोटोस मीन्स होता है फास्ट। फर्स्ट मतलब होता है प्रारंभिक। फर्स्ट मतलब क्या होता है? प्रारंभिक होता है प्रोटोजोवन। फर्स्ट मतलब प्रारंभिक, क्लियर है। और जुवंस मतलब एनिमल, अर्थात प्रारंभिक प्रकार के एनिमल। लगभग 50,000 जातियाँ इसके अंतर्गत आती है। प्राथमिक जंतु माना गया है इसको, ठीक है। एक कुस्की जंतुओं की श्रेणी में इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ भाग में बांटा गया है इसको, जैसे जू फ्लैजिलेट्स के रूप में बांटा गया है इसको। मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, ठीक है, मैस्टिगोफोरा। इसमें एग्जाम्पल आता है लिस्टमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, लिस्टमैनिया, ठीक है। जियार्डिया भी आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, ठीक है। इसकी अगर संरचना के बारे में बात करें तो लगभग यूग्लिना से मिलती जुलती हुई संरचनाएं पाई जाती है। कशाभिका या फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फैगोसाइट्स के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। लंबवत विखंडन के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाने की क्षमता रखता है, मतलब अलैंगिक प्रकार का विभाजन इसमें होता है। स्वतंत्र जीवी तो होते हैं, साथ में कुछ पैरासाइट किस्म के भी होते हैं। नेक्स्ट आता है सार्कोडाइनिया राइजोपोडा। सार्कोडाइनिया राइजोपोडा को हम इस रूप में जाने, इसमें भी अमीबी नेचर के जो स्यूडोपोड प्रकार के, स्यूडोपोडिया अर्थात कुटपादी प्रकार के प्रचलन जो करते हैं, उन जंतुओं को, उन जीवों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसमें नाम आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट की बात करें, स्पोरोजोवन या परजीवी प्रोटोजोआ बोलते हैं स्पोरोजोवन को। पैरासाइट प्रोटोजोआ भी बोलते हैं इसको, पैरासाइट प्रोटोजोआ भी कहते हैं इसको। परजीवी पैरासाइट होता है, क्लियरली दूसरे जीवों पर ये डिपेंड रहता है। इसकी कायिक अवस्था जो होती है अमीबा के समान होती है। चारों तरफ पेलिकल का आवरण होता है, ठीक है। स्पष्ट पीढ़ीय जीवन चक्र में इसका पीढ़ीय का अंतरण पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में सिंगैमी प्रजनन होता है, इसमें सिंगैमी रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर इसमें बनते हैं। स्पोरोजोवंस इसलिए कहलाता है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, अर्थात विषमपोषी प्रकार का ये पोषण करते हैं। इसमें एक जो पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ, उसको मोनोजेनेटिक या 2 पोषक डाइजेनेटिक पर अपना जीवन पूर्ण करते हैं ये लोग। ये सभी मनुष्य और कुछ जंतुओं में परजीवी के रूप में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। प्लाज्मोडियम इसका जीता जागता उदाहरण है। प्लाज्मोडियम जानते हैं, जिसके कारण आपको मलेरिया होता है, आप सुने होंगे, जानते भी होंगे। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो मच्छर के पेट में रहता है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में रहता है, आंत में रहता है और उनके एब्डोमिन हिस्से में रहता है। सलाइवा के द्वारा जब वो किसी व्यक्ति को बाइट करता है, काटता है, तो उसके द्वारा मनुष्य के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में ये पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है सिलिएटा। सिलिएटा में ऐसे जटिल संरचना वाले प्रोटोजोआ जीव को रखा जाता है। सिलिएटा में पेलिकल का आवरण इसमें भी होता है, ठीक है। चारों तरफ पेलिकल का आवरण होगा, सीलिया पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में बटा होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होती है। 2 न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है, एक मैक्रो और देन माइक्रो, मतलब 2 का नाम है, एक बड़ा हो तो माइक्रो और छोटा है तो माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, बटा हुआ रहता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग जाएँ तो इसमें प्लाज्मोडियम जैसे मिला, तो इसमें एग्जाम्पल में आपको मिलेगा पैरामीशियम, जीता जागता उदाहरण पैरामीशियम मिलेगा, ठीक है। वर्टिसेला भी सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए, वर्टिसेला, ठीक है। बैलेंटिडियम, एफेलोटा, बहुत सारे एनिमल मिलेंगे, जितना ढूंढेंगे उतना कम है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्रोटोजोअन एनिमल्स का जो किंगडम है ये समझ में आया होगा, ठीक है। जितने इसके कैरेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर है, आपके आगे भी काम आएगा। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने को जाएँ तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।